जापान इस समय बहुत ही डरा हुआ है। जापान को एशिया में एशियन नेटो बनाना है। पर क्यों? एशियन नेटो है क्या चीज़? और जापान को एशिया में एशियन नेटो बनाना क्यों है क्या वो? और जापान को यूएस के न्यूक्लियर वेपन चाहिए। वो ये कह रहा है कि भैया हम यूएस से न्यूक्लियर वेपन शेयर कर सकते हैं। न्यूक्लियर वेपन थोड़ी शेयर होते हैं, अगर होंगे भी तो अगर तो जापान को न्यूक्लियर वेपन मिल गए तो उसका डिसीजन कौन लेगा कि जापान न्यूक्लियर वेपन कैसे यूज़ कर पाएगा? क्या जापान को यूएस से परमिशन लेनी पड़ेगी न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने के लिए, या फिर जापान खुद का डिसीजन लेके न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकता है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जबकि जापान और यूएस की एक ट्रीटी भी हुई है जिसमें दोनों कंट्रीज़ आपस में ये कहती हैं कि भैया अगर तो जापान पे कोई अटैक हुआ तो यूएस उस अटैक को अपने ऊपर लेगा और उसके साथ ही अकॉर्डिंगली दोनों कंट्रीज़ मिलके उस अटैक का जवाब देंगे। तो फिर उसके बाद भी जापान को न्यूक्लियर वेपन क्यों चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास और आपके पास भी ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जिनका जवाब मैं आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। अब यहाँ पे सबसे पहले सवाल यह आता है कि एशियन नेटो समझने से पहले हमें नॉर्मल नेटो का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि नॉर्मल नेटो है क्या चीज़, वो वर्क कैसे करती है। तो नेटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस ट्रीटी में पहले खाली 11 कंट्रीज़ थी, जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उसके वो 11 थे, इंक्लूडिंग यूएस, यूके, फ्रांस, इटली, ऐसी और भी कंट्रीज़ थी। टोटल स्टार्टिंग में वो 11 कंट्रीज़ थी। नेटो फॉर्म हुई थी 1949 में, बट जैसे जैसे नेटो एक्सपैंड होता गया इसमें और भी कंट्रीज़ जुड़ती गई। तो अभी करेंटली नेटो में 31 मेंबर्स हैं। अब इन मेंबर्स का ये फ़ायदा है कि अगर इन 31 मेंबर्स में किसी भी एक कंट्री पर अटैक हुआ तो ये जितने भी बाकी के मेंबर्स हैं वो उस अटैक को अपने ऊपर समझेंगे और सारी कंट्रीज़ मिलके उस अटैक का आंसर देंगे। और ऐसे ही कुछ जापान चाह रहा है कि एशिया में भी ऐसा कुछ जो नेटो है, ऐसे नेटो जैसा कुछ ग्रुप बन जाए। तो इससे होगा क्या? अब अगर किसी भी कंट्री पे कोई अटैक करती है दूसरी कंट्री, अगर एशियन नेटो बन गया तो उस एशियन नेटो का आंसर जो है वो सारी कंट्रीज़ मिल के देंगी। अगर मान लो चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया और इंडिया पार्ट है एशियन नेटो का, तो बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको भी हमारी मदद करनी पड़ेगी। हमें अटैक करने में मदद करनी पड़ेगी। हमें जो डिफेंस हमें चाहिए होगा, इक्विपमेंट चाहिए होंगे, हमें गन्स चाहिए, हमें एम्यूनिशन चाहिए, वो सब बाकी कंट्रीज़ को हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें कोई भी बुली नहीं कर पाएगा। और ऐसे ही कुछ जो नेटो में होता है, जो यूएस और यूरोप वाली नेटो है, वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है। तो इसलिए जापान को एशिया में एशियन नेटो फॉर्म करनी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि जापान इतना उतावला क्यों हो रहा है कि एशिया में एशियन नेटो बनाने की? उसके पास पहले से ही एक ट्रीटी है यूएस के साथ, जिसमें उस ट्रीटी के हिसाब से ये है कि दोनों ही कंट्रीज़ का एग्रीमेंट हुआ है कि उसमें ये कह रहे हैं, यूएस ये कहता है कि अगर तो जापान पे किसी भी कंट्री ने अटैक किया तो वो उस अटैक को मैं अपने ऊपर मानूंगा और उस अटैक का जवाब मैं भी दूंगा साथ में। मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। अगर उस पर कोई भी अटैक होगा तो मैं उस पर अटैक कर दूंगा। तो जापान के पास पहले से ही यूएस जैसी सुपर पावर का हाथ है पीछे, और जो यूएस जो है वो पहले से एक नेटो का मेंबर है। तो नेटो की कंट्रीज़ भी जो है वो जापान के साथ आ गई। तो उसको अलग से एशिया में एशियन नेटो बनाने की क्या ज़रूरत है? देखिए, जापान का सीधा सीधा ये कहना है कि यूएस अभी बिजी है यूक्रेन के साथ, यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, और यूएस अभी इजराइल का भी सपोर्ट कर रहा है। तो अभी यूएस जो है वो दो जगह फंस चुका है, उसको दोनों ही कंट्रीज़ की मदद करनी है। और जापान यहाँ पे ये चीज़ देख रहा है कि अगर तो यूएस को और किसी कंट्री की मदद करनी पड़ गई तो यूएस इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं देख पाएगा, जो कि बात कहीं ना कहीं सही भी है। अब यहाँ पे आप भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारा काम आ गया, आपके पास एक साथ बहुत सारा काम आ गया, तो आप एक साथ सारा काम नहीं कर सकते। आपको एक चीज़ को पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि पहले भाई मैं ये काम कर लूँगा, वो काम कर लूँगा, फिर ये तीसरा काम कर लूँगा। और इस बीच हो सकता है कि ये जो तीसरा काम आप करने चाह रहे हो इसकी ज़रूरत ही ना हो। ये काम पहले से या तो हो सकता है ख़राब हो गया हो, या फिर अब इसका टाइम निकल गया, अब इसका जो डेडलाइन है वो आ चुकी है, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं करने का। तो यही चीज़ जापान भी देख रहा है कि यूएस इतनी सारी चीज़ एक साथ हैंडल नहीं कर पाएगा। और यूएस ये भी देख रहा है कि यूएस में अभी हो सकता है कुछ टाइम बाद उनकी इकोनॉमी डाउन चली जाए, वहाँ पे रिसेशन टाइप आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अभी यूएस को अफेक्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में वॉर चल रही है, कहीं ना कहीं वॉर चल रही है। तो अगर कहीं वॉर चलती है तो वो खाली वॉर दो कंट्रीज़ के बीच में नहीं है,
वो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को, वो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करती है। जैसे अभी इजराइल और ईरान के बीच में वॉर चल रही है, लेबनान भी उसमें साथ में आ गया, अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रही है। अब ये जो वॉर चल रही है ये खाली इन सारी कंट्रीज़ के बीच में नहीं है, ये वॉर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को इफेक्ट कर रही है। अगर ये वॉर रुक जाती है तो ग्लोबल इकोनॉमी और जल्दी ग्रो हो सकती है, बट अभी और भी ऐसे हालात बन रहे हैं कि और हो सकता है कि और ज़्यादा वॉर आगे बढ़े। भाई चाइना जो है वो ताइवान पे आगे अटैक कर दिया, तो यूएस इतनी सारी चीज़ों को नहीं देख पाएगा। तो इसलिए जापान जो है वो चाह रहा है कि हमें एशियन नेटो बनाने की सख्त से सख्त ज़रूरत है। बट यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है, इंडिया ने जापान का प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया है। क्यों रिजेक्ट किया इंडियन प्रपोज़ल? वो देख सकता था भाई यहाँ पे हमारा अच्छा ही हो रहा था, हमारे डिफेंस जो इतना सारा लग रहा था वो कम हो जाता, हमें कम डिफेंस पे खर्चा करना पड़ता और हमारे साथ हमारे और ज़्यादा फ्रेंड्स आ जाते। तो इंडिया ने जापान का प्रपोज़ल रिजेक्ट क्यों किया? देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है, यूक्रेन और रशिया की जो वॉर स्टार्ट हुई थी वो इसीलिए स्टार्ट हुई थी कि यूक्रेन चाह रहा था कि मैं भाई नेटो में शामिल हो जाऊँ, और इसलिए इसकी वजह से रशिया जो है वो गुस्सा हो गया, क्योंकि एकदम रशिया के बॉर्डर पे ही आ जाती नेटो, और नेटो और रशिया भाई आपस में इतने अच्छे दोस्त हैं ही नहीं, उनके दोनों का 36 का आंकड़ा है, और चाइना का भी कुछ जो सीन है वो ऐसे ही है। अगर एशियन नेटो बन जाएगी तो जापान से यूएस कनेक्टेड है, यूएस से नेटो कनेक्टेड है, और नेटो और यूएस का कनेक्शन भाई सीधे सीधे देखें तो रशिया और चाइना के साथ है, दोनों एंटी हैं हमारे। तो यहाँ पे हम अपना बहुत अच्छा फ्रेंड जो है वो खो सकते थे, क्योंकि रशिया और चाइना के साथ कुछ भी हम गलत करेंगे तो दोनों ही एग्रेसिव हो सकते थे, और हमारा रशिया जो है, हम रशिया को अपना बहुत अच्छा फ्रेंड मानते हैं, तो हम एक बहुत अच्छा फ्रेंड खो भी सकते हैं। और चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है कि अगर एशिया में कुछ भी यूएस का इंटरवेंशन होता है तो चाइना बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे बावला हो जाता है, वो अटैक करने लग जाएगा। आपने देखा होगा इंडिया में भी बहुत सारा अटैक करता है चाइना, तो वो और ज़्यादा एक्सटेंड हो सकते हैं। तो इसलिए इंडिया नहीं चाहता कि हम ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो जिससे हमारे जो अभी करंट फ्रेंड्स हैं वो हमारे बुरा मान जाए। तो इसलिए जयशंकर जी की आप बात भी सुन सकते हैं। Look, he comes, I mean, he's Japanese. This is a country which has a treaty relationship with the United States. So I guess when countries have that history and that strategic culture, their lexicon and their thinking would be along that direction. We have never been a treaty ally of any country. We don't have that kind of strategic. इसमें जयशंकर जी ये कह रहे हैं कि जापान का कल्चर ही यही है कि वो लोगों के साथ ट्रीटी कर लेते हैं, वो लोगों के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं जिनसे वो अपना काम करते हैं। बट इंडिया का ऐसा करेंटली कोई अलाइन नहीं है, कोई ट्रीटी नहीं है जिसके साथ हम कह सकते हैं कि भाई इसके साथ हमारी ट्रीटी है, हम इसके साथ काम कर सकते हैं। तो हमारा वो कल्चर नहीं है, जो कि मेरे को कहीं ना कहीं बात सही भी लगी। जयशंकर जी ने बहुत अच्छे तरीके से अपना आंसर दिया कि भैया इससे जापान को भी बुरा ना लगे और इससे हम भी अपना भैया जो है वो रास्ते में साइड से गली से निकल जाए। तो अब आगे देखने वाली बात ये है कि जापान तो भैया छोड़ेगा नहीं। जापान कह रहा है कि आपको अभी ये बात नहीं समझ आ रही, बट ये बात हम फ्यूचर में जो है वो आगे जाके बात कर सकते हैं। जापान एकदम अपनी जो बात पे है वो अड़ा हुआ है कि भैया हमें एशियन नेटो बनानी है, हमें एशिया में एशियन नेटो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी मेरे को नहीं पता कि क्या होने वाला है, और जो भी होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर इन फ्यूचर कोई हमारी नई अपडेट होती है तो मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा चैनल पे, तो उसके लिए चैनल पे जुड़े रहना। अगर आपको वीडियो में कोई भी चीज़ वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को बेस्ट पार्ट आपको जो लगा हो तो उसके बारे में मेरे को कॉमेंट कर दो। अगर आपका कोई फीडबैक है मेरे लिए तो उसके बारे में मेरे को कॉमेंट कर दो, ताकि आगे आने वाली वीडियो में मैं वो चीज़ इंप्रूव कर पाऊँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि आप आगे मेरी आने वाली वीडियो मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।